बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इकानमी के ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं पिछले 7 महीने से, तो उसमें एक पोर्शन है फैमिली बिजनेसेस का। तो माशाल्लाह आपका तो काफ़ी एक्सपीरियंस है इस एरिया में। तो हम इस डिस्कशन में समझना चाहेंगे कि फैमिली बिज़नेस का हमारी इकॉनमी पे कितना इम्पैक्ट है। लेकिन एक मसला ये भी है कि डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी इकॉनमी जो है अनडॉक्यूमेंटेड है। तो फिर हम ऐसा करेंगे कि जो इसके अंदर जो इशू हैं, जैसे सेठ कम्युनिटी है, सेठ बिजनेसेस वगैरह हैं, एफिशिएंसी का इशू है, इसमें ट्रांजिशन जो है, डेलीगेशन, इसके जो इशू वगैरह हैं, टेक्नोलॉजी कैसे इस पे अप्लाई हो सकती है। तो आपको तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है इस एरिया के अंदर। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप अपने मुतालिक कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐड कर लें। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, बंडल ऑफ थैंक्स, आपने मौका दिया, इज़्ज़त बख्शी इस इंटरव्यू के लिए। और बिल्कुल ऐसा ही है, जिस टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत तवज्जो दरकार है उसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो सोशल इकॉनमी है उसका जो फैमिली बिजनेसेस हैं वो बहुत बड़ी इसकी बैकबोन है। अप्रॉक्सीमेटली 97% बिजनेसेस पाकिस्तान में फैमिली ओन बिजनेसेस हैं। बाकी जो पोर्शन रह जाता है वो बहुत नॉमिनल सा पोर्शन है। और इसके अंदर आप इसको 4 हिस्सों में ब्रेक कर लें। सबसे ऊपर आपकी मल्टीनेशनल्स होती हैं, उसके नीचे आपके लोकल कॉर्पोरेट्स हैं, उसके नीचे आपके एसएमईज़ हैं, और उसके नीचे आपका माइक्रो बिजनेस है। और आपका माइक्रो बिजनेस और जो एसएमई है वो अप्रॉक्सीमेटली एक मेजर साइज ऑफ द पाई कैरी करता है। और जैसे आपने अनडॉक्यूमेंटेड का बताया, तो पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली स्मैडा का एक रिव्यू हुआ था पिछले दिनों, 40% से ज़्यादा जो हमारी इकॉनमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो उसका हमें पता ही नहीं है कि वो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इवन बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस भी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में काम करते हैं। वो लोग कुछ टैक्स पे करते हैं, कुछ नहीं पे करते हैं। बट ये है कि ओवरऑल ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको अगर हम कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर सकें और इसको हम एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशंस बना सकें या सस्टेनेबल एंटिटीज़ बना सकें, तो ये पाकिस्तान इकॉनमी के अंदर और जॉब्स के अंदर, इसके अलावा वो फैमिलीज़ जो उनके साथ कनेक्ट हैं, उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर सकता है। तो इंशाल्लाह ताला आज इस पे बात करेंगे डिटेल में कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसके हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं। ठीक है। तो वो दास्तान हसरत सुना सुना के रोए, हमें आजमाने वाले हमें आजमा के रोए। तो हमें तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं इस पूरे जर्नी में 10 साल से। और मैं चूँकि बाय प्रोफेशन तो इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं कंसल्टिंग में 10 साल पहले आया था। और 10 साल से एमएन जो मेरी बनाई हुई कंपनी है, और मैं खुद इसी फैमिली बिजनेसेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इसी को इंशाल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और यही मकसद है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। अब पहले तो हम ज़रा गवर्नेंस की बात कर लेते हैं कि जैसे आप कोशिश करते हैं कि ऑर्थोडॉक्स तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे सेठ है वही फ़ैसले कर रहा है, तो अब आपने बोर्ड बनाना है, तो आपको किस तरह की इसके अंदर चैलेंजेस नज़र आते हैं? जी, इसमें मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान के बिजनेसेस के अंदर गवर्नेंस की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि गवर्नेंस चीज़ क्या है। देखिए, जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, या आप के 2 भाइयों ने मिलके, बाप बेटे ने मिलके, 2 दोस्तों ने मिलके कारोबार स्टार्ट किया, तो जो उसकी लीगैलिटी है, वो तमाम मामलात जो किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता कुछ मसले मसाइल हो जाएं तो कारोबार डिस्टर्ब ना हो। हम जब भी 2 लोगों के दरमियान में बैठते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि यार तीसरा बंदा भी इस कमरे में मौजूद है, वो आपका कारोबार है। तो आप कभी भी ये मत समझें कि यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे तीसरा एक लिविंग एंटिटी बैठी हुई है जिसका नाम कारोबार है। सही है। अच्छा, कारोबार बिल्कुल इंसान की तरह होता है। उसके राइट्स होते हैं, उसका नाम होता है, उसका बैंक अकाउंट होता है, उसकी बर्थ होती है, उसकी डेथ होती है, उसका डिक्लाइन होता है, वो बीमार हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है, वो बदनाम हो जाता है। यानी कारोबार हैज़ एवरीथिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग। अच्छा, अगर हम उसको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो हम उसके राइट्स का ख्याल नहीं रखेंगे। जब हम उसके राइट्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो कल को हमारे तो 4 असासे बन जाएंगे, लेकिन कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और उस कारोबार के साथ जो कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो गवर्नेंस सिक्योर करती है कारोबार को, और उसके अंदर जो पार्टनर्स हैं उनके राइट्स को।
उसमें कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो सकता है, कोई मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो सकता है। तो प्रैक्टिकली जिस गवर्नमेंट के अंदर कारोबार रजिस्टर्ड होता है उसके लॉज के मुताबिक वो उसको सिक्योर करती है। तो गवर्नेंस जो है वो हमारे लोग चूँकि लिखत पढ़त के आदी नहीं है तो लिखते नहीं है। दो लोगों ने कारोबार किया तो वो तो 3-3 साल कंपनी नहीं बनाते। बाज़ दफ़ा तो हैंडशेक पे भी कर लेते हैं। हैंडशेक होता है तो शुरू कर देते हैं, सोल बना लेते हैं, एक बंदा खुद ही कंपनी बना लेता है, वो चलाता रहता है। 2 पार्टनर्स हैं, वो दोस्ती यारी के नाम पे कंपनी चले जा रही है। कोई गवर्नेंस का मैकेनिज्म क्रिएटेड नहीं है, कोई उसके कंबाइंड सिग्नेटरीज नहीं है, कोई उसका प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, एग्जिट क्लॉजेज नहीं है। कारोबार में जब आप बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले आपको एग्जिट क्लॉज क्लियर होनी चाहिए कि हमने निकलना कैसे है इसमें से कभी जिंदगी में। या फिर ये कि अगर एक फाउंडर जो है वो फौत हो जाता है तो फिर उसको कौन आएगा, उसको हैंडल करेगा किस तरीके से, और उसकी सस्टेनेबिलिटी कैसे इंश्योर करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो कारोबार ने सस्टेन करना है आने वाली जनरेशंस के लिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बिजनेस का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि यार पैसा बनाओ, कारोबार करो, पैसा कमाओ और बस खत्म करो इस बात को। हालांकि कारोबार की इंटेंशन ये नहीं है। कारोबार तो एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको भी इंगेज करती है, आपके आने वाली जनरेशंस को भी इंगेज करती है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है जो भी लोग उसके साथ जुड़ते हैं। ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज गिवन यू फ्रॉम द गॉड और मे बी बाय द कमिंग जनरेशंस टू यू कि यू हैंड ओवर दिस बिजनेस टू द अदर जनरेशंस के चलता रहे और जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं। तो गवर्नेंस के ऊपर तो लोग बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि इसको प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, इसको लिस्टेड होना चाहिए, इसको एओपी होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर तो लोगों के दिमागों में है ही नहीं। चेन ऑफ कमांड क्या है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें, ये फिर अगला चैप्टर है कि जब आपका ये कोई स्ट्रक्चर सीधा होता है तो फिर आप चेन ऑफ कमांड को डिसाइड करते हैं कि जी हम शेयर होल्डर हैं, हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, सीईओ होना चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए। ये अगला क्वेश्चन है। लेकिन पहले उसकी जो लीगल एक एग्जिस्टेंस है उसको तो प्रवेल करें एटलीस्ट, ताकि इन सारी चीज़ों का ख्याल किया जा सके। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऑडियंस से भी, बल्कि आपके थ्रू भी मैं पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि गवर्नेंस को ज़रूर समझें। ठीक है। और गवर्नेंस का मसला आप फील करते हैं हमारे मुल्क में भी है। तो जिस मुल्कों के अंदर गवर्नेंस कमज़ोर होती है उनके ऑपरेशन कभी ठीक नहीं होते हैं। इसी तरह इदारों में भी, जिन इदारों में गवर्नेंस कमज़ोर होती है उनके ऑपरेशंस कभी स्टेबल नहीं होते हैं। आप गवर्नेंस में 1 मिलीमीटर का सुराख करेंगे तो ऑपरेशन में नीचे 2 किलोमीटर का सुराख हो जाएगा। इतना बड़ा इसके अंदर होल हो जाता है। मतलब ट्रिकल डाउन इफेक्ट, इतना बड़ा ट्रिकल डाउन इफेक्ट है इसका। ठीक है जी। तो इसमें जो हम एक चीज़ सुनते हैं कि मिड मैनेजमेंट का इशू है कि ऊपर सेठ है और फिर उसके बाद जो है ना मज़दूर है, मिड मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि वो पैसे बना रहे हैं, वो इसकी ज़रूरत नहीं समझते कि भाई एक मैनेजर भी होना चाहिए, एक सुपरवाइज़र भी होना चाहिए, ताकि कि वो माइक्रो मैनेजमेंट ना करे जो सेठ है, सो दैट वो जो है ना उसकी ग्रोथ के ऊपर काम करे, स्ट्रेटजी के ऊपर काम करे। तो ये मेरी बात ये आपके पैकेजेस के हैं, आपके बाबर अली हैं, उनसे भी यही बात हो रही थी। तो वो भी यही कह रहे थे कि यहाँ पे मिड मैनेजमेंट का जो है ना इशू है। तो ये कितना बड़ा इशू है पाकिस्तान में? देखें, इसमें मिडिल मैनेजमेंट का सफ़र तब शुरू होता है जब आप ये सोचें कि यार ये जो कारोबार है ना, ये मैंने कब्र में नहीं लेके जाना, ये इधर ही रह जाना है। ठीक है। अच्छा, इस कारोबार की जो भी नाम है, जो ब्रांड है, जो कस्टमर हमारे पास एक बेस है, जो हमारे वेंडर्स हैं, जो हमने प्रॉपर्टी बाय कर ली हुई है इसके नाम, जो हमने इक्विपमेंट लगा दी है, जो एक साइकिल हमने स्टार्ट कर दिया है पूरा कैश फ्लो की मूवमेंट का, एक इकोनॉमी मूवमेंट का, जिसके अंदर लोगों को बेनिफिट मिलते हैं। आपको पता है जब भी पैसा फ्लो करता है तो उससे तमाम लोग बेनिफिट उठाते हैं, अगर पैसा स्टक ना हो एक जगह पे। तो एक्चुअल में जो बात आपने की है, तो सबसे पहले तो ये ईमान होना चाहिए कि ये कारोबार मैंने कब्र में नहीं लेके जाना है, यही छोड़ के जाना है। अच्छा, जब मैंने छोड़ के जाना है तो ये मेरे बाद किसी ने चलाना भी है। अच्छा, मेरे बाद अगर मेरे बेटे ने चलाना है तो मेरा बेटा तो एंटरप्रेन्योर नहीं है ना, उसके पास वो गट्स हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे दिए थे, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के अंदर अल्लाह ताला ने फिर भी कुछ खुदादा सलाहियतें दी होती हैं कि वो लेबर से भी बहस कर लेता है, वो गवर्नमेंट से भी बात कर लेता है, वो कस्टमर से भी बात कर लेता है। लेकिन जब आपके बच्चे आएंगे तो आपको उनको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट देनी पड़ेगी, जिसके अंदर वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं, हर बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट को अंडरस्टैंड करे तो आप उसको एक्सेल कर सकते हैं। तो एज अ ऑनर या एज अ शेयर होल्डर आपका कोर काम तो वैल्यू प्रोवाइड करना है बिजनेस को, विच इज़ बेसिकली ब्रिंगिंग न्यू कस्टमर्स और मे बी ऐड मोर फाइनेंस टू द बिजनेस, ताकि आप उसका साइकिल को बड़ा कर सकें और उसकी पाई बड़ी कर सकें। तो यही एक बहुत बड़ा मसला है कि लोगों के पास एक तो विजन नहीं है कि हमारा कारोबार कितना बड़ा हो सकता है। पाकिस्तान में कितनी ऐसी दुकानें, कितने ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी 300-300 दुकानें खुल सकती हैं इस मुल्क के अंदर, आपके सामने है, लेकिन वो नहीं एक्सपैंड करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास विजन नहीं है। और विजन होगा
तो उनको एक्सपेंशन फील होगी, एक्सपेंशन के लिए फिर वो मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे और रिलाई करेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट रखें, लेकिन एक सफ़र ज़रूर शुरू करें, सस्ते लोग रखें, आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे जैसे आपका स्केल बड़ा होता चला जाएगा, देन यू नीड द मोर प्रोफेशनल पीपल इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये सफ़र तो आपको शुरू करना पड़ेगा ताकि आप स्ट्रेटेजिक चीज़ों पे काम करें। फिर ये भी है ना कि आपने अपनी जो नई जनरेशन है या अपने बच्चे हैं उनको ट्रेन करना है, लेकिन अगर उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर जाहिर है आपने बाहर से लेके आना है। तो ये जो एक तो मतलब ये इशू है ना, जैसे मैंने कुछ जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल क्वालिटी के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं, तो वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि हमारे बच्चे इसको हैंडल करें या बाहर से कोई टैलेंट लेकर आएँ। उनका मकसद यही होता है कि सस्टेनेबिलिटी हो, कंपनी जो है ना चलती रहे बियॉन्ड द ओनर या बियॉन्ड द फाउंडर उसके अंदर। तो ये जो है ये ट्रेंड कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर। ये भी एक ईमान की कहानी है। देखिए, आप अगर बिज़नेस चला रहे हैं, दो भाई हैं और एक बिज़नेस का साइज सर्टन हो गया और आपके बच्चे हैं, एक का बेटा और एक की बेटी है, इसमें एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, राइट टू ओन एंड राइट टू वर्क। अच्छा, राइट टू ओन तो आपको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दे दिया, ठीक है, क्योंकि शरीयत में या आपकी जो वसीयत है उसके अंदर आपकी जो वरासत है उसमें हिस्सा मिल गया आपको, चाहे आप लायक हैं या ना, चाहे आप लायक हैं या नालायक हैं। क्योंकि आप अगर, मेरा बेटा है वो अपने शरई के मुताबिक कारोबार में हिस्सा रखता है, मेरी जायदाद का हिस्सेदार है, इसी तरह मेरी बेटी भी उसमें हिस्सेदार है, वो तो वरासत में उसको राइट टू ओन तो मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब राइट टू वर्क जो है ना, वो है कि वो काम भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर आप उसका राइट टू वर्क जो है वो गेज नहीं करेंगे एज पर प्रोफिशिएंसी, तो वो डेफिनेटली वो बिजनेस में आएगा और वो आने वाले काम को ख़राब करेगा। इसीलिए कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को आप गवर्नेंस में रखें, उनको मैनेजमेंट का एक्सपोजर ज़रूर दें, उनको पता होना चाहिए तमाम डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है, लेकिन ये कि वो इंटरफेयर ना करें, वो बाहर आ जाएं और ऊपर से बैठ के अपना जो उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है, जो टीम हायर की हुई है, उसको ऑपरेट करें। और मुझे लगता है आने वाले बच्चे ज़्यादा अच्छा ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि दे हैव IT नॉलेज, दे आर मोर क्रिटिकल थिंकर्स, दे आर फास्ट लर्नर्स। क्योंकि आपकी स्पीड शायद लर्न करने की वो नहीं थी जो आज के बच्चों की है, लेकिन अगर आप उसको सही टूल नहीं देंगे तो वो रन नहीं कर पाएगा। आपने अपने बच्चे को अमेरिका भेजा, वहां से पढ़ा के वापस बुलाया, अब वो बच्चा मर्सिडीज का ड्राइवर बन गया है। यहाँ पे आपने उसको FX दे दिया कि FX चलाओ, ना उसके अंदर सिस्टम्स हैं, ना उसमें टीम्स हैं, ना उसमें प्रोफेशनल्स हैं, वो तो आके लेबर के साथ बहस नहीं कर सकता। सो डेफिनेटली लेबर भी हमारी, आपको पता है जिस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो डेफिनेटली एक गैप ज़रूर होना चाहिए ताकि जो आपकी कम्युनिकेशन का चैनल है वो ठीक रहे और आपकी जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूस हो सके। ग्रोथ के बारे में मैं एक वर्ड बोलूँगा, ग्रोथ इज़ नॉट बेसिकली कि आप अपने कारोबार का सेल हर साल बढ़ा रहे हैं। ग्रोथ इज़ रिक्वायर्ड टू सस्टेन, बिकॉज हर साल तो इन्फ्लेशन हो रही है। अगर आप इन्फ्लेशन की परसेंटेज इतना भी ग्रो नहीं करेंगे हर साल, तो आप तो ऑटोमेटिकली खुद ही नीचे हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे आप। तो ग्रोथ करना तो हर सूरत में आपके लिए चाहिए आपको, और उसके लिए हैव टू सिस्टम एंड टीम एंड technology, team and system, these three things are very very critical. You have to put up in the system and make your children to able to run the business through these three levers. तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो स्केलेबिलिटी है, कि जैसे मैकडॉनल्ड को ले लें तो इसकी स्केलेबिलिटी ह्यूज है, पूरी दुनिया में है, इनका प्रोसेस जो है ना बड़ा सेट है, डिफ़ाइन है, और कहीं भी जा रहे हैं मतलब ये कि कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हम अगर जेदे लस्सी की बात करें कि भाई सुबह 7-8 बजे खुलता है, 11 बजे जो है ना उसकी लस्सी ख़त्म हो जाती है, उसने दुकान बंद कर दी है। तो अब ये जो कनात है और एक तरफ स्केलेबिलिटी है, तो ये क्या मतलब इशू है पाकिस्तान के अंदर, आप इसको कैसे समझते हैं? मैं सर इसको दो पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो ये है कि कारोबार या ज़िंदगी में जो भी कुछ आप कर रहे हैं ना, जब तक आप अपनी ज़ात से बियॉन्ड होकर नहीं सोचेंगे ना, आप कभी भी इम्पैक्ट नहीं ला सकते लार्ज स्केल के ऊपर। देखिए, मुझे मेरी रोटी, मेरा कपड़ा, मेरा मकान, इससे निकल के मुआशरे की रोटी, मुआशरे का कपड़ा, मुआशरे का मकान, दुनिया, शहर, घर, मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा। और ये जब तक मैं, क्योंकि देखें ना हमारे मुल्क में इस वक्त जो AQI की हालत है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की, क्यों ख़राब हुई है? जिन मुल्कों ने अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स मेंटेन किया, अपनी पोल्यूशन कंट्रोल की, अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल किया, आज वहाँ पे देखें क्या हालात है। जब आप अपने इस्तेमाल करने वाली चीज़ों को अपने से बयान नहीं सोचते तो आप ख़राब कर देते हैं, बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यार मेरे अलावा कुछ भी हो जाए
मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी के साथ। तो आप अपने साथ अपने बच्चों को सोच लेते हैं। हालांकि जो विजनरी लोग होते हैं, जो वैल्यू ऐड करने वाले लोग होते हैं, वो अपने लिए जिम्मेदारी समझते हैं वो कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने, मेरी जिम्मेदारी तो मेरे पे है, मेरे घर वालों की भी है, मेरे मोहल्ले की भी है, मेरे ख़ानदान की भी है, मेरे शहर की भी है, मेरे मुल्क की भी है। तभी तो आपको एक ज़िम्मेदार शहरी, ज़िम्मेदार इंसान बनने का एक खिताब मिलता है। आई थिंक सो एक तो हमें अपनी बयान अपनी ज़ात से बाहर सोचना चाहिए, क्योंकि अपनी ज़ात के बारे में तो जानवर भी फिर खुद ही खाना खाता है, सो जाता है, वो भी फीड तो लेता है सारा दिन, भूखा तो नहीं सोता, वो तभी तो जिंदा होता है। इंसान का काम ही ये है कि वो बयान सोचता है। इसलिए स्केलेबिलिटी जो है ना, वो कभी भी आप ये मत सोचें कि यार पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, खर्चे हो जाएंगे, यार ये तो पार्ट है, लेकिन आपका इम्पैक्ट जो है वो तभी बड़ा होगा जब आप बड़े होंगे, ज़्यादा लोगों को नौकरी देंगे, एक सर्कल बनेगा, आपको सोचने का मौका मिलेगा, आप कुछ बड़ा कर सकेंगे, तो आप अपनी लेगेसी को प्रिवेल करते हैं। दूसरी तरफ जो बात की आपने कंटेंटमेंट की, हमारे दीन में ये मैं कई दफ़ा एक सेठ से मिला, उसने मुझे यही बात की। उसने मुझे कहा, अब्दुर्रहमान देखो यार माशाल्लाह 4 कनाल का घर है, 2-4 पराडोस खड़ी हुई हैं, और साल में को 2-4 उम्रे भी कर लेते हैं, बच्चे भी घूम फिर आते हैं, इतना पैसा है हमारे पास, हमें क्या मुसीबत पड़ी हुई है? तुम हर दफ़ा आके कहते हो ग्रोथ करो, हर दफ़ा कहते हो यार एक्सपेंशन करो, नई चीज़ें करो, पैसा लगाओ, ये करो, क्या मुसीबत है? मैंने उनको फिर समझाया, मैंने कहा देखो अल्लाह ताला ने ना कमाने से मना नहीं किया, अल्लाह ताला ने कमा के जोड़ने से मना किया, बुखल से मना फरमाया। बुखल मत करें। आप अगर अल्लाह ताला ने आपको कमाने की सलाहियत दी है और आपको अल्लाह ताला ने एक जहन दी है और एक ताकत दी है कि आप पैसा खर्च करके और अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करके चीज़ों को बड़ा कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। सही। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आपने अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं किया, जो कि ठीक नहीं है। हर इंसान में सलाहियत नहीं होती। हमारे पाकिस्तान में जो कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं या दुनिया में कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं, तो हर बंदा उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता। तो जिसको भी सलाहियत दी है उसका काम है कि वो कमाए, अपने ऊपर खर्च करे, अपने घर पे खर्च करे, अपने मोहल्ले पे खर्च करे, अपने शहर पे खर्च करे, अपने मुल्क पे खर्च करे और दुनिया पे खर्च करे। तो यही वजह है हमारे शफल मखलूक़ात होने की, कि हम अपनी ज़ात में रह के नहीं सोचते। एक फरिश्ते को दूसरे फरिश्ते की फिक्र नहीं है, तो वो शफल मखलूक़ात नहीं हो सकता ना। हम तो शफल मखलूक़ात इसीलिए हैं क्योंकि हमें इंसान होने की वजह से दूसरे इंसान की फिक्र है। ठीक है। इधर वो हमारी इस नस्ल में है या हमारी अगली नस्ल में है। तो जो ज़्यादा विजनरी लोग हैं वो ज़्यादा बड़ा सोचते हैं। अभी देखें ना, जो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन हैं वो दुनिया की इन्वायरमेंट के बारे में परेशान है। ESG का इतना बड़ा, आपको पता है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर जो काम कर रही है पूरी दुनिया के, भाई हमने इस दुनिया को आने वाले लोगों के लिए छोड़ना है। हमारे पास पानी के मसाइल है, हमारे पास इन्वायरमेंट एयर के मसाइल आना शुरू हो गए हैं, हमारे पास प्योरिटी के मसाइल आना शुरू हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे आने वाले दिनों में? तो हमें तो इसके बारे में सोचना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, मुझे लगता है कि ये तो ऐन फितरत है। हाँ, लेकिन इसमें एक और भी पहलू है। मैं आपकी बात समझ गया कि जो है ना ग्रोथ जो है ना क्यों ज़रूरी है, और ये हमारे दीन में भी है कि अगर आपके अंदर सलाहियत है कि आप एक बड़े ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी है इसके अंदर, तो ये जो है ना फिर एक तरह का फ़र्ज़ हो जाता है आपके ऊपर कि भाई आप लीड करें, अगर आप कर सकते हैं इन चीज़ों को। दूसरा जो इशू है वो हम ये देख रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान के अंदर, वो ये है, और फिर हम इसको कंपेयर करते हैं चाइना के साथ, इंडिया को भी फिर हम इसके अंदर लाते हैं। वो ये है कि एक इंडिविजुअल है जो अपने बेनिफिट के लिए देखता है, दूसरा जो है ना उसकी फैमिली है। जब वो फैमिली से बाहर निकलता है तो अगर वो बिज़नेस में है तो उसको स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखना पड़ता है। स्टेक होल्डर हम ये कहते हैं कि फाउंडर है या ओनर है, एम्प्लॉई हैं, सप्लायर हैं, कस्टमर हैं और कम्युनिटी है। ये मोटे मोटे जो है ना स्टेक होल्डर्स हैं इसके। हाँ, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर पिछले साल पावर्टी जो है उसमें 12 मिलियन लोग जो है ना गिरे हैं। अब हम थोड़ा ज़रा इसको बड़े मैक्रो लेवल के ऊपर हम देख रहे हैं कि बिज़नेस का इम्पैक्ट जो है ना इकानमी पे क्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर पावर्टी बढ़ी है और मिडिल क्लास छोटी हुई है, तो मिडिल क्लास जो है जितनी बड़ी हो उतनी जो है ना इकानमी पे उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, और ऑल्सो जो बिज़नेस ओनर है उसको भी फ़ायदा होगा। कैसे? अगर मिडिल क्लास बड़ी होगी तो उसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो बिज़नेस है, तो उसकी भी तो सेल बढ़ेगी ना इस तरीके से। ऐसा ही है। तो अगर ठीक है, दुनिया के अंदर ये रिसेशन आया हुआ है, अमेरिका में भी लोग परेशान हैं कि भाई ये जो है ना हार्ड है या सॉफ्ट रिसेशन है। तो
ये क्या इशू है, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दूसरे मुल्कों में भी, कि अमीर और गरीब का फ़र्क जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो आर्टिकल 31, 38 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, जिसका ताल्लुक जो है टैक्सेशन से है। अब जीडीपी का सिर्फ 10% जो है ना पाकिस्तान में टैक्स कलेक्ट हो रहा है। और अभी मैं सुन रहा था ये जो जेफरी सैक है, क्या कहते हैं, बड़े मशहूर यूएन के हैं, वो पाइट के साथ उनका इंटरव्यू था, तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो टैक्स के रेवेन्यू है ना वो 1/3 है या 1/2 है। तो अगर जीडीपी का 10% है, इंडिया का 15 है, स्वीडन का 45 है और यूएस का जो है तकरीबन 26 के करीब है, तो कम से कम दुगना तिगना होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि लोग अपने आप को और फैमिली को देख रहे हैं, लेकिन मुल्क को नहीं देख रहे कि अगर वो टैक्स और पे करेंगे तो इसमें मुल्क का भी फ़ायदा होगा, लोगों का भी फ़ायदा होगा। फिर वेजेस का इशू है कि वेजेस भी पाकिस्तान में दुगनी होनी चाहिए, ये भी एक इशू है। तो आप मतलब आप क्या समझते हैं? अगेन ये थोड़ा मैक्रो लेवल के ऊपर। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दो तरह से है। एक तो सोशल प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, वो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इनफरादियत पसंद होते चले जा रहे हैं। क्या शख्स परस्त होते चले जा रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म से बाहर नहीं आ रहे। इवन कि हमारे शायद हम ट्रेन ऐसे कर रहे हैं बच्चों को, स्कूल ऐसे ट्रेन कर रहे हैं, या हम अपने आप को ट्रेन ऐसे कर रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह मुझे ये भी लगती है कि द वीकनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द वीकनेस ऑफ द सेंट्रल पावर जो है ना, उसकी कमज़ोरी की वजह से भी ये होता है। देखें, जब आपको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले आपको तहफ़्फ़ुज़ ना दे रहे हों तो हर बंदा ये समझता है कि यार मुझे अपनी जान बचानी महफूज है, खुदगर्जी भी खुदगर्जी आ जाती है। जब मुझे पता हो कि यार मेरे मुल्क का कानून मेरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा, मेरे मुल्क के हॉस्पिटल मेरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे, मेरे मुल्क की एजुकेशन मेरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, मेरे मुल्क की खुराक पैदा करने वाले इदारे मेरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने घर की दीवारें बड़ी करूँगा, मैं अपने घर में राशन डालूंगा, मैं अपना पैसा इकट्ठा करूँगा मेडिकल के लिए कि कल को मैंने हॉस्पिटल में दाखिल होना है तो मैंने करोड़ों रुपया प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देना है। तो एक्चुअल में जो सरकार है, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को इस खौफ से निकाले। देखें, तीन तरह के, मैं कई दफ़ा लोगों को बोलता हूँ कि खौफ तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है कि आप फिजिकल इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं अपनी जान की, कि यार मैं फिजिकल सिक्योर नहीं हूँ। अच्छा, उसके लिए आप वो सब कुछ करेंगे, तभी तो लोगों ने गार्ड्स रखे हुए हैं, लोगों ने गनमैन रखे हुए हैं। एक बंदा 5 गाड़ियां लेके मूव करता है, एक पैसे वाला आदमी है, बाहर तो आपको इतना नज़र नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट आपको एक सर्टन लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया है कि यहाँ पे आपकी फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, सेकंड आपकी जो है वो आपकी मेंटल सिक्योरिटी नहीं है, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी नहीं है। सो बिजली जिस तरह आ जा रही है, आपको हर वक्त अपने वसाइल इकट्ठे करने के पीछे लगे हुए। हाँ, लेकिन उसका ताल्लुक फिर प्रॉपर्टी से भी है ना, आपके माल की भी तो सिक्योरिटी नहीं है ना। हाँ, मैं वही कहने लगा हूँ कि आपकी किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है ना। देखें, आपके घर में गैस लगी हुई है, गैस नहीं आ रही है। अच्छा, बिजली है, वो मिल नहीं रही है आपको। अच्छा, उसके अलावा फूड है, वो प्योर आपको मिल नहीं रहा। एजुकेशन है, वो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में इतना फ़र्क कर दिया गया है कि आपको लगता है कि मेरा बच्चा क्वालिटी की एजुकेशन नहीं ले रहा। हाँ। बीमार हो जाएं, आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, तो सर जब ये आप इस तरह की चीज़ें क्रिएट करेंगे तो लोग इनसिक्योर हो जाएंगे, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, तीनों तरह से। तो आप इनफरादियत में चले जाएंगे। तो एक इनफरादियत में जाने की बहुत बड़ी वजह ये भी है। तो हमारे घरों से पेरेंट्स भी, बच्चे भी ना चाहते हुए भी इनफरादियत का सबक पढ़ रहे हैं, उनको किसी की फिक्र नहीं है। अब तो हम इतने होते चले जा रहे हैं कि हम सड़क पे जा रहे हैं और कोई बंदा गिर जाए तो हम मुड़ के नहीं देखते उसको, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर मैं रुका तो खुदा ना खास्ता को पुलिस वाला मुझे ना पकड़ के ले जाए कि भाईजान आप भी इसमें इन्वॉल्व थे, आ जाएं, आप भी अंदर आ जाएं। तो इतना इनसिक्योर हो गए हैं लोग कि लोग इनफरादियत पसंदी में चले गए। अच्छा, इसका ताल्लुक ट्रस्ट से भी तो हो सकता है ना? ट्रस्ट है कि भाई अगर मेरी नीयत अच्छी है, मैं किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा हूं, लेकिन ट्रस्ट इतना ख़राब हो गया है पाकिस्तान के अंदर कि अगर कोई फ़ायदा भी पहुंचा रहा है तो उसको उसके ऊपर भी शक है। और इसी वजह से जो टैक्स के मामलात हैं वो भी ख़राब है कि जब मुझे ये सिक्योरिटीज़ नहीं मिल रही, ये सहूलियात नहीं मिल पा रही, तो लोग टैक्स को मजाक समझना शुरू हो गए। टैक्स को एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी समझना शुरू हो गया। हालांकि टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, टैक्स तो आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप टैक्स को इन्वेस्टमेंट समझेंगे और लोगों को एज इन्वेस्टमेंट बताएंगे तो लोगों को रिटर्न मिलेगा उनका। ठीक है ना? यहाँ तो देखें ना, सारी की सारी कॉर्पोरेट्स के लोग काम करते हैं, वो टैक्स देते हैं, उस टैक्स से सरकारी मुलाजमीन को इवन तनख्वाहें मिलती हैं। तो इशू ये है कि ये जो
मामलात हैं ट्रस्ट के बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल एंड द बिटवीन टू एंटिटीज, जिसकी वजह से ये सारे का सारा इंडिविजुअलिज्म शुरू हुआ है। हाँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है आरिफ साहब कि किसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है और किसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे रिफॉर्म आए, लोगों के अंदर जो है ना ये एक बेदारी क्रिएट की जाए कि भाई किसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उनको समझाए और किसकी ज़िम्मेदारी है कि वो समझे कि ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी और मैं पूरा नहीं कर रहा। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो मेजॉरिटी की जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान के अंदर, अब ये वर्ल्ड बैंक के ये फिगर हैं 2018 के, कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है ना वो परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर 8% है, बहुत ही छोटी है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने बहुत सारे इवन इकोनॉमिस्ट से भी मैंने पता किया, ये जो बाज़ जो एक्स मिनिस्टर रहे उनसे भी मैंने पता किया, तो वो कहते हैं कि 30% है, 40, बाज़ तो कहते हैं 70% है मिडिल क्लास, हालांकि परचेजिंग पावर के ऊपर बहुत छोटी है। और अगर काफ़ी सारे लोग जो है पॉवर्टी में गिरे हैं तो इसका मतलब है मिडिल और लो क्लास से नीचे गिरे हैं ना। तो जब हम टैक्स की बात करते हैं, अगर हम चले ज़कात को देखें, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो इस्लामिक है, तो एक तो ये कि इनकम टैक्स है और दूसरी तरफ से आपकी ज़कात है जिसको हम वेल्थ टैक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब हमारे दीन के अंदर ये है कि आजकल के हिसाब से अगर आपके पास 17 लाख हैं या उससे ज़्यादा हैं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, एक निसाब होता है ना ये। जी जी। अब सवाल ये पैदा होता है, फिर हमने जब डेटा को देखा तो पता चला कि ऑलमोस्ट यूँ समझें कि लोअर मिडिल क्लास को भी अगर हम इंक्लूड करें तो ये 95% पॉपुलेशन बनती है पाकिस्तान में। ठीक है, ठीक है। तो उनके ऊपर तो टैक्स बनता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो लोग जिनके पास 17 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, ये वो प्रॉपर्टी नहीं जो वो यूज़ कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, जी जी। मतलब गोल्ड हो सकता है, आपके स्टॉक हो सकते हैं, कैशेबल जो चीज़ें हैं। जी जी। हाँ, तो वो जो है मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो हमने जो एस्टिमेट किया है वो तो 3-4% से ज़्यादा नहीं है। और टोटल जो वेल्थ है पाकिस्तान में 2 सोर्सेज से हमें पता चली है, क्रेडिट स्विस से और ज़मीन.com से, कि पाकिस्तान में जो एसेट हैं, जो वेल्थ है ना, $1.4 ट्रिलियन है। ठीक है। तो यूएस में भी यही मसला है कि जो वेल्थी है ना वो वेल्थी होते जा रहे हैं लेकिन टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं या इवेट कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिका में जो है ना टैक्स अवॉइडेंस होती है, लीगली होती है। वो पहले क्या करते हैं कि जो लॉज है ना उनको वीक करते हैं और फिर उस लूप होल से फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान में जो है ना दोनों चीज़ें हो रही हैं कि टैक्स बिल्कुल नहीं पे कर रहे, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि मतलब आप क्या समझते हैं कि जाहिर है जिसके पास माल है तो उसके ऊपर टैक्स की जिम्मेदारी है ना। अच्छा, उसको तो कोई फिक्र नहीं है कि वो पब्लिक स्कूल में भेजे या फिर ये कि कोई पब्लिक के हॉस्पिटल में इलाज वगैरह कराए, तो उनके पास तो इतने पैसे हैं ना कि वो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट मतलब स्कूलों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जिनके पास पैसा है। तो आपके ख्याल में, क्योंकि आपका और मेरा भी इंटरेक्शन रहा है इस कम्युनिटी के अंदर, कि वो क्या फील करते हैं, वो क्यों नहीं सोचते कि भाई हमें भी टैक्स देना चाहिए जिसकी वजह से मुल्क के हालात जो है बेहतर हो सकते हैं। सर, मेरा इस पे ओपिनियन बड़ा स्ट्रेट है कि जो बंदा भी पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहा है ना वो एक बहुत अच्छा और मुनासिब आदमी है, क्योंकि बिज़नेस करना हमारे जैसे मुल्क में एक मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे आप टैक्स लॉज निकाल के देखें, इट्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। हमारे इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट कर दी गई हैं, इतने लूप होल्स हैं, क्योंकि एक करप्ट, आपको पता है कि मामला बन गया हुआ है। हर बंदा पहले चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करता है, फिर उसके बाद उसको ईज़ करने के लिए पैसे लिए जाते हैं। तो बिज़नेस कम्युनिटी बुरी नहीं है सर। हर बिजनेसमैन जो 200-400 बंदों को जॉब दे के बेचारा बैठा हुआ है, चले वो खुद भी अपनी एक ज़िंदगी की लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है, वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। सर, वो हो सकता है कि इंडिविजुअली इससे भी ज़्यादा देता हो। वो हो सकता है वो लोगों को अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बेटियों की शादियाँ करता हो। मैंने लोगों को देते हुए देखा है। ये लोग दिल के गनी लोग होते हैं। अल्लाह ताला तभी देता है। अल्लाह ताला ने भी तो कहा है ना कि आप मुझे 1 दोगे तो मैं तुम्हें 111 गुना करके दूंगा। ये लोग देते हैं, लेकिन ये चैनल नहीं हो पा रहा। अगर यही जिम्मेदारी जो हमारी गवर्नमेंट के टॉप के लोग हैं, ये एक दफ़ा टॉप पे 2-3 हमारे इदारे हैं, ये बैठ जाएं। हमारी FBI है, यूँ हमारी इवन हमारे जो
सारे चलाने वाले हैं, सब लोग एक जगह बैठ के जी जी एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर दे कैन डिसाइड द रूल्स कि यार हमने इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। लेकिन वह बात वही है कि जब आप ऊपर बैठे हुआ बंदा भी बहुत ज़्यादा इनफरादियत पसंद होगा तो मसला होगा। क्योंकि मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ आजकल भी कि देखें, अगर एवरीवन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम दिस पाकिस्तान अब्रॉड, जिसने यहाँ से चले जाना है, जिसने यहाँ रहना ही नहीं है, तो उसको क्या लगे यहाँ पे कुछ बचता है बचे, नहीं बचता ना बचे, दैट्स द होल स्टोरी। आप हमारी पिछली पूरी लीड क्लास उठा के देख लें, हमारे बड़े बड़े ओहदेदारान गवर्नमेंट के उठा के देख लें, कोई भी उस मुल्क में नहीं रहना चाहता है। सो जब वो चले जाएंगे, जब आपने रहना ही नहीं है सर यहाँ पे, तो फिर उसके आपको मैटर नहीं करता ना, आप क्यों इतना इज्तमाहियत में अब सोचेंगे? इसमें दो तरह के ग्रुप है ना, एक तो जो है ना वेल ऑफ है, तो उसके लिए तो पाकिस्तान से बाहर जाना या दोनों जगह पे घर रखना जो है आसान है। हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मीडिया के अंदर जो है ना सबको पता है, मतलब 7,000 प्रॉपर्टी हैं पाकिस्तान के एलिट्स की दुबई के अंदर, सिर्फ दुबई के अंदर। फिर उसके बाद पता है कि एसेट जो है किस तरीके से पाकिस्तान से चले जाते हैं। एक तो ये तबका है जो बहुत मालदार है, यहाँ भी जो है ना आराम से और वहाँ भी सुकून से, उनके बाद चॉइसेस हैं, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं। दूसरा ग्रुप जो है ना बहुत डेस्परेट है। अभी आपने सुना होगा कि यूनान के साहिल पे कोई 2-3 महीने पहले कितने 100 के करीब पाकिस्तानी डूबे हैं। अब ये लोग जो हैं बड़े डेस्परेट हैं, इनको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती। अब पाइड ने यूथ के ऊपर जो सर्वे किया तो उन्होंने 3 कंप्लेंट बताई। पहले तो उन्होंने बताया कि 60 to 80% पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रही है यूथ। दूसरा उन्होंने बोला पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तीसरा उन्होंने बोला कि यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है और यहाँ पे जो है ना हमें वेजेस जो है ना वो नहीं मिलते जो हमें बाहर हम देखते हैं कि वहाँ पे लोगों को मिलते हैं। तो ये एक इशू है, मतलब अपर क्लास के अंदर भी और लोअर क्लास के अंदर। तो हम ये कह रहे हैं कि जो एक तो इनकम टैक्स है, ठीक है, हमें पता है कि इसमें कम्प्लेक्सिटी है, डबल टैक्सेस हैं, ओवरलैपिंग है, फेडरल टैक्स है और फिर आपका जो है ना सूबों के भी टैक्सेस हैं, ये सारे इशू वगैरह हैं, हमें पता है कि ये इशू है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, हम जनरॉसिटी की अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के लोग जो है ना चैरिटी करते हैं इस तरीके से, लेकिन पाकिस्तान का तो नंबर जो है 69 है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के अंदर। उसकी भी वजह डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना सर, हमारी चैरिटी भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अगर हमारा कमाने का डाटा भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो चैरिटी भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। देखिए, मैं जितने फैमिली बिजनेसेस को जानता हूँ ना, दे आर वेरी वेरी वेल विशर पीपल ऑफ द सोसाइटी। वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अच्छे लोग हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं। अच्छा, फैमिली बिजनेसेस के अंदर एक चैलेंजेस तो हैं उनके, लेकिन जो भी एक विजनरी बिजनेसमैन होता है वो स्ट्रगल कर रहा होता है अपने और अपने आने वाली नस्ल के दरमियान में। ठीक है। तो फैमिली बिजनेसेस के अंदर सारे के सारे भाई विजनरी नहीं होते, कोई एक आधा बंदा विजनरी होता है, बाप होता है या बड़ा भाई होता है या कोई एक बंदा होता है जिसके ज़हन में होता है कि मैंने इसको एक्सपैंड करना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट इन लोगों के साथ लाइजोनिंग करके जब तक एक इज्तमाहियत पसंद सोच नहीं लेके आएगी पूरी की पूरी सोसाइटी में, जिसकी गारंटी गवर्नमेंट लेगी, बिकॉज जिसके पास ताकत है, जिसके पास पावर है, जिसके पास उसको करने की अथॉरिटी है, जब तक वो डिसाइड नहीं करेगी ना, आपको पता है ये हो नहीं सकता है। हाँ। एक बंदा इंडिविजुअल लेवल पे कर नहीं सकता ये। नहीं, वो ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कोलैबोरेशन जो है ना, आपने कहा किसकी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि अगर मेरे से पूछा जाए तो मैक्सिमम जिम्मेदारी गवर्नमेंट के कांधों पर जाती है कि वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, ऐसी सिक्योरिटी क्रिएट करें जिसमें लोग करें। मैं आपको एक बेसिक सा मैथ करके बताता हूँ। पूरी दुनिया में लोग बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ के बैंक के मार्कअप्स उठा के देखें आप। सो आपने मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है, आइडिया आपका है तो पैसा बैंक से ले लें आप, एंड यू कैन रन द बिजनेस। यहाँ तो बैंक का मार्कअप 25% बैंक का मार्कअप है, उसके ऊपर आपने EOBI सोशल सिक्योरिटी पे करना है, फिर आपने इनकम टैक्स में से भी पैसे पे करने हैं। ये सारा करने के बाद आपकी बॉटम लाइन में बचता ही कुछ नहीं। बिल्कुल सही है। तो आप जरा इसका मैथ्स करके देखें, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल रह ही नहीं सकता। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यू आर बाउंड टू डू दोज थिंग्स कि आपने कुछ तो करना है, आपने लोगों को पैसे तो देने। बट इशू ये है कि ये इसको थोड़ा सा मुझे लगता है अगर हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक अलमिया है, और फैमिली बिजनेसेस मैं समझता हूँ ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इसके अंदर, बिकॉज उनके वो एक जंग में है, एक हालत जंग में है कि वो कंप्लाइंट होना भी चाहते हैं क्योंकि उनको पता है हमने सर्वाइव करना है, वो कंप्लाइंट हो भी नहीं पा रहे हैं बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो मुझे लगता है कि ये कशमकश अच्छी है,
बट अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको फैसिलिटेट करेगी तो पीपल आर बेसिकली विलिंग टू मूव टूवर्ड्स अ वेरी वेरी सेंसिबल बिजनेस, और इस इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम ब्रेक लेते हैं, तो उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा सा डेटा मैं आपके साथ और शेयर करूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना किसकी है, गवर्नमेंट की है, रिफॉर्मर्स की है जिनके पास नॉलेज है, साइंटिस्ट हैं, ये सारे हैं, या फिर ये कि आम लोगों की है। जी, तो बिल्कुल फिर बात करते इंशाल्लाह हैं। उसकी थैंक यू, हम बात करेंगे। थैंक यू। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे फैमिली बिजनेस के ऊपर, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आखिरी दफ़ा जो हम बात कर रहे थे वो स्केलेबिलिटी के ऊपर है कि भाई एक फैमिली जो है बिज़नेस कर रही है तो उसको स्केल करना है, नहीं करना। फिर एक हम बात करना चाहेंगे कि मेंटरिंग के ऊपर। तो ऐसा करते हैं, मेंटरिंग के ऊपर जो है ना बात करते हैं कि कौन सी एज ऐसी है कि बिज़नेस ओनर जो है, फैमिली बिज़नेस ओनर जो है, वो अपने बच्चे को मेंटर करना शुरू करे, ताकि ये कि जब वो 12-13 साल के हुआ है तो उसको एकदम ख्याल ना आए कि भाई मैंने बच्चे को बिज़नेस के अंदर। तो कोई आइडियल एज है और किस तरीके से देखिए, करे वो? इसमें पहले अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं स्केलेबिलिटी से। अच्छा, स्केलेबिलिटी एक जनरेशन में तो शायद पॉसिबल नहीं होगी कि आप वो स्केल अचीव कर लें जो आप करना चाहते हैं। अगर हम ग्लोबल कंपनीज़ की लाइफ देखें, हमारे पाकिस्तान की तो उम्र ही खैर 70-75 साल है, लेकिन जिन मुल्कों की उम्र 200-200 साल है, 250-250 साल है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी आपको 200 साल पुरानी मिलती है। तो एक जनरेशन बिजनेस को स्टार्ट करती है, एक सर्टन लेवल तक लेके जाती है। अच्छा, अगर अगली जनरेशन उसको वहाँ से टेकअप कर ले और वो आपकी जो बैलेंस शीट और आपके एसेट्स अगर इकट्ठे रहें तो आप उनको लिवरेज करते हुए उससे आगे स्केल कर सकते हैं। ठीक है। अपनी फैक्ट्रीज़ आपकी हों, आपकी R&D की जो आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, जो आपके पास स्टाफ है, जो आपके पास पैसा है, जो आपके पास बाइंग पावर्स हैं, जो आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी है, अगर वो आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मेंटेन करते हैं तो अगली आने वाली नस्ल उसको लिवरेज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आप 0 से 50 पे पहुंचे तो अगली नस्ल आपको 50 से 200 पे ले जाएगी। लेकिन उल्टा भी हो सकता है। उल्टा भी हो सकता है, बट इसका प्रॉस एंड कॉन्स दोनों तरफ है। लेकिन अगर वो दोबारा 0 से स्टार्ट करेगा तो अगेन इट विल टेक अ सिमिलर कर्व। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि अब चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, चीज़ें इतनी तेज़ी से आ गई हैं कि अब कंपटीशन बहुत इंक्रीज़ हो गया। एक ज़माना होता था आपने दुकान खोली तो 6-6 महीने 6-6 साल साथ में दुकान नहीं खुलती थी। अब आप आज असर में शॉप खोलें तो मगरिब में साथ में एक और शॉप खुली होगी, बिकॉज पीपल हैव एम्पल कैश, पीपल हैव एम्पल रिसोर्सेज, तो दे कैन यूज़ इट। तो कंपटीशन इज़ वेरी हाई। इसीलिए आपकी जो अडेप्टेबिलिटी और जो सस्टेनेबिलिटी है उसके लिए आपको एक सर्टन फ्रेमवर्क देना ज़रूरी है ताकि अगली नस्ल वहाँ से शुरू कर सके। ठीक है। अगली बात जो आपने की मेंटरिंग की, अब डेफिनेटली मेंटरिंग के 2 पार्ट्स हैं। एक तो बच्चे की अखलाकियात हैं और एक उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं या उसकी सोशल कैपेबिलिटीज़ हैं जो उसने लोगों में कल को जाके काम करना है। अखलाकियात तो माँ की गोद से शुरू हो जाती है सर, कि अगर आपने बच्चे के अंदर एक बेसिक वैल्यू सिस्टम लेके आना है, जो आपकी वैल्यूज़ थी, जो पेरेंट्स की वैल्यूज़ थी कि यार हम झूठ नहीं बोलते हैं, या हम फॉर एग्जांपल लोगों के पैसे नहीं खाते, हम एम्प्लॉयज़ को सैलरीज टाइम पे देते हैं, हम वेंडरों का हक नहीं खाते हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं जो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को देनी होती हैं। तो वो तो आप घर से ही बच्चे को मेंटर करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपके बच्चे अपने घर में आपका सलूक मुलाजमों के साथ देख रहे होते हैं, ड्राइवर के साथ, माली के साथ, घर में काम करने वाली मेड के साथ। तो जैसे आप उनके साथ बिहेव करते हैं, बच्चा उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, इंटरनलाइज कर लेता है। तो मुझे लगता है अखलाकियात तो बच्चा बचपन से आपके साथ सीख रहा होता है। और आपको पता है, एक बड़ी थ्योरी है कि जो वैल्यूज़ बच्चे की 7 से 10 साल के बीच में बन जाती हैं, वही वैल्यूज़ उसकी सारी ज़िंदगी चलती हैं। अब रहेगी कॉम्पिटेंसी वाली बात। तो मेरा ख्याल है कि वो जितना अर्ली एज में आप बच्चे को अपने साथ इंगेज रखेंगे, नॉट फुली, बट आई थिंक सो, आप उसको अपने साथ ऑन ऑफ इंगेज रखें बिजनेस के अंदर, ताकि उसको पता हो कि मेरा अब्बू असल में, या मेरे पेरेंट्स, मेरे चचा, मेरे ताया या मेरी वालदा या मेरी अगर वालदा बिजनेस कर रही हैं, तो एग्जैक्टली इसके ऑपरेशंस क्या हैं। और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी इनपुट दे सकते हैं, बिकॉज दे आर मोर कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी। वो आज सुबह से लेकर शाम तक वो 10 ट्रेंड देख रहा है जो शायद आपके पास टाइम नहीं है देखने के लिए। वो आपको बहुत सारी इनपुट दे सकता है। इवन मेरा अपना बेटा, मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, वो मुझे सुबह उठता है, मुझे 2 नई चीज़ें बताता है कि जी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में तो ये भी हो रहा है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ये भी हो रहा है, बिकॉज ही इज़ कनेक्टेड विद द टेक्नोलॉजी एंड अवेयरनेस जो इस वक्त मौजूद है। AI आ चुकी है। तो आई थिंक सो ये 2 एलिमेंट्स हैं जिससे हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी मेंटरिंग स्टार्ट करें और बच्चों को आप अर्ली एज में लेके आएँ। मेरा ख्याल है बेहतर होगा
एजुकेशन उसकी पूरी करवाएं ताकि उसका माइंड सेट और क्रिटिकल थिंकिंग उसकी बिल्ड हो सके, बट कीप कनेक्टिंग विद हिमसेल्फ, ताकि वन फाइन मॉर्निंग उसको पता ना लगे कि मैंने तो बिजनेस चलाना है, तो वो ठीक नहीं है। तो इसमें भी मतलब दो स्ट्रीम हो सकते हैं ना। एक तो ये कि बाप ने जो बिज़नेस डेवलप किया है, बिल्ड किया है, बेटा जो है उसको स्केल कर रहा है, ग्रो कर रहा है उसको। दूसरा ये भी हो सकता है कि बाप जो है ना अब एग्ज़िट ले रहा है, बिज़नेस को बंद कर रहा है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन चेंज हो गई है, एक नया बिज़नेस का मॉडल आया है। अब बच्चा जो है ना वो एक नया बिज़नेस करना चाह रहा है और फिर बाप जो है ना उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, या फैमिली जो है ना उसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है। जी जी, दोनों मॉडल हाँ, हो सकते हैं। हाँ। अब एक जो हमने देखा है, आपसे एक दफ़ा बात भी ये हो रही थी कि बाप के बिज़नेस में जब बेटा आता है तो आके सीट पे नहीं बैठता, वो उसको कहता है कि पहले तुम काम करो, वहाँ पर जो तुम्हें तनख्वाह मिल रही है वही तनख्वाह तुम्हें यहाँ पर मिलेगी। कुछ मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, इस तरीके कुछ से मॉडल्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें से एक है। दूसरा ये है कि हमने ये देखा है कि जो कंपनियां यूनिकॉर्न हुई है ना, जिनकी वैल्यूएशन या रेवेन्यू जो है 1 बिलियन तक उनके गए हैं, तो उसमें जो फाउंडर थे ना, या तो उन्होंने इंडस्ट्री में कुछ अरसा काम किया, वहाँ से एक्सपीरियंस लिया है, या फिर एक और स्टार्टअप में उन्होंने काम किया, वहाँ से एग्ज़िट लेके फिर उन्होंने दूसरी स्टार्टअप की है। तो एक्सपीरियंस जो है ना, हमें ये लग रहा है कि वो काफ़ी इसके अंदर काउंट करता है। डिग्री इतनी काउंट नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि हुनर जो है बिज़नेस का, उसके लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिग्री जो है ना हेल्पफुल होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपका जो फाउंडर है या आपकी जो फाउंडिंग टीम है, उसको बुक स्मार्ट भी होना चाहिए और स्ट्रीट स्मार्ट भी होना चाहिए। तो ये आप क्या कहेंगे जी इसके जी, मुतालिक? इसमें देखें डेफिनेटली जो स्टार्टअप्स हैं ना, मैं ये रिकमेंड करता हूँ जितने भी हमारे कन्वेंशनल बिजनेसमैन हैं कि वो इस पे ज़रूर तवज्जो दें। आने वाली जनरेशंस एक नए आइडियाज़ के साथ, क्योंकि स्टार्टअप्स की जो ग्रोथ होती है वो कन्वेंशनल बिजनेस से कहीं ज़्यादा होती है। एक कन्वेंशनल कारोबार जो महीने का 5% प्रॉफिट बनाता है और उसके अंदर आपने अरबों रुपया इन्वेस्ट किया हुआ वर्किंग कैपिटल के अंदर, और उसका आरओआई निकाल के देखें विद रिस्पेक्ट टू दैट कि अगर आप किसी टेक स्टार्टअप में आते हैं या आपने किसी कोर बिजनेस के साथ टेक स्टार्टअप को कनेक्ट करते हैं किसी रेलेवेंट फील्ड में या इररेलेवेंट फील्ड में, तो आपकी स्केलेबिलिटी बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा सकती है कि आपने कोई प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया और वही प्रॉब्लम अगर 9 मुल्कों का है, तो अगर आप www डॉट के साथ कुछ लगाएंगे तो आप वर्ल्ड वाइड वेब पे चले जाएंगे। तो यू कैन प्रोवाइड द सोल्यूशन ग्लोबली। तो आपकी जो टारगेट मार्केट है वो डेफिनेटली वो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम में से कुछ कैटेगरी नहीं है, वो तो 9 अरब आबादी में से एक सर्टन परसेंटेज है। तो ये तो डेफिनेटली आपको डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर हम भी हमेशा प्रीच करते हैं कि अपने सारे अंडे आप एक बास्केट में मत रखें, कन्वेंशनल बिजनेस भी साथ चलाएं। और हम रेकमेंड करता हूं, मैं तो बल्कि एक इक्वेशन बताता हूं बिजनेसेस के अंदर कि 70-20-30 की इक्वेशन होनी चाहिए। यानी 70% ऑफ योर इंटेंशंस एंड मनी शुड बी इन योर कोर बिजनेस, 20% इज बेसिकली ऑन द इनोवेशन, कि आप अपने कारोबार की इनोवेशन पे एंड 10% यू शुड इन्वेस्ट आउट ऑफ बॉक्स। ठीक है, आप हाईली रिस्क के ऊपर अपना पैसा फेंकें, क्योंकि उसके अंदर अगर आपको एक आधा भी अच्छा फ्लूक लग गया तो देन यू कैन मेक अ ह्यूज मनी आउट ऑफ दैट। हाँ, बल्कि हमारी डिस्कशन हुई है कि एसईसी के रूल है यूएस के अंदर कि आप अगर स्टार्टअप में किसी को इन्वेस्ट कराना चाह रहे हैं जो हाई रिस्क हाई गेन है, तो 10% से ज़्यादा अपना, दैट्स अ होल फिलॉसफी। हाँ, दिस इज एग्जैक्टली, इवन मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल में भी काम करता था तो हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती थी ये 70-20-10। पीएनजीबी अपना 10% टाइम लगाती है आउट ऑफ बॉक्स इनोवेशन के ऊपर, ठीक है, बाकी वो अपने कोर बिजनेस को नहीं छोड़ती। ठीक है, आपने देखा है कि वो अपने कोर बिजनेस के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट है। तो कोई भी अच्छी कंपनी, कोई भी अच्छा बिजनेसमैन 70% नीड टू बी इन द बिजनेस, लेकिन अगर वो ऊपर वाला 20 और 10 नहीं कर रहा ना, तो अपना 70 भी खो देगा। 70 में तो वैसी कमी आ जाएगी क्योंकि कोई इनोवेशन नहीं कर रहा अपने बिजनेस में, और ऊपर वाला 10 नहीं होगा तो डेफिनेटली वो आने वाले टाइम के साथ कहीं पे भी compete नहीं कर सकेगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से मूव कर रही है और उस स्पेस को मैच करने के लिए आपको ऊपर वाले 10 की जरूरत है। आई थिंक सो, आई रिकमेंडेड टू वर्क ऑन दैट 10%। और विद द न्यू जनरेशन वो 10% का जो फ्रूट है, इवन जो स्पीड है, वो 10% आपको बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, because they're foreign qualified, they are well versed with the technology, they are adaptive, the learning capability is very high, adaptability is very high. I think so they can do that. या अच्छा, जो फाइनल जो चीज़ है, अब थोड़ा सा ज़रा इकानमी से अगर इसको हम कनेक्ट करें कि पाकिस्तान के अंदर एक ज़माने में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी हो रही थी, तो ये हम बात कर रहे थे सलाउद्दीन साहब हैं, एक्स चेयरमैन वापडा के, तो वो ये कह रहे थे कि 60s में
इलेक्ट्रिसिटी की जो 70% कंजम्पशन थी वो इंडस्ट्री की थी और 30% जो थी ना वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल थी। लेकिन अब जो है ना इंडस्ट्री की जो कंजम्पशन है वो 23% पे आ गई है और उसका हमें रीज़न भी पता है कि क्या वजह है। पाकिस्तान के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। आपके ख़्याल में ये जो फैमिली बिजनेस वाले हैं ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अगर तवज्जो नहीं दे रहे तो सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, और सर्विस सेक्टर में कौन से सेक्टर में जा रहे हैं? जैसे रेस्टोरेंट है, माल बनाना, शॉपिंग मॉल बनाना और ये सारी वगैरह चीज़ें हैं। मेरा अपना ये एनालिसिस है कि फैमिली बिजनेसेस की जो सस्टेनेबिलिटी है ना वो नॉन सर्विस प्रोडक्ट बिजनेस में ज़्यादा पॉसिबल होती है। सर्विस बिजनेस में तो अब बहुत जल्दी से आप अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मुझे सलाहियत समझ में आ गई, 4 बातें होती हैं सर्विस सेक्टर में, मैं अपने 4 कस्टमर लेके अलग हो जाता हूँ। तो प्रोडक्ट में चूंकि आपकी एसेट्स और सारा पोर्टफोलियो एक जगह पे लगा हुआ होता है तो यू आर बेसिकली बाउंड टू वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू बिल्ड द कैपेबिलिटी। आपको पता है ज़्यादा स्केलेबिलिटी भी आपकी प्रोडक्ट बिजनेस में ही होती है, या प्रोडक्ट बिजनेस या प्रोडक्टिफाई सर्विस। कोई ऐसी सर्विस जो प्रोडक्टिफाई कर ली है आपने, जैसे फेडेक्स ने कर लिया, आपने कोई ऐसी सर्विस स्टार्ट कर दी जो है तो सर्विस लेकिन उसका स्केल इतना बड़ा है कि वो एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे इन ड्राइवर आया, करीम आया, टैक्सी का बिजनेस खत्म तो हो गया। वो तो आपकी टैक्सी का तो वर्ड खत्म हो गया। दुनिया में अब लोग टैक्सी यूज ही नहीं करते। सही है। तो टैक्सी इज रिप्लेस्ड बाय द करीम। तो ये तो एक एवोल्यूशन है और मुझे लगता है कि दोनों तरह के बिजनेसेस में लोग आ रहे हैं, बट आई थिंक सो प्रोडक्ट बिजनेस इज मोर क्लोज टू द हार्ट ऑफ द फैमिली बिजनेसेस, क्योंकि सर्विस के अंदर जो स्पीड ऑफ इनोवेशन और जो रिलेशनशिप चाहिए होती है वो नॉर्मली उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो पीछे कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कोई ना कोई कस्टमर रिलेशनशिप इस तरह की होती है जिसको वो यूज़ करते हैं। ठीक है, चलें इस पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। तो इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। सी यू। बहुत शुक्रिया। थैंक्स।